हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल 2021 का प्रीवियस ईयर यूटेट का जो पेपर था उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। आज उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 2022 का जो यूटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, क्या होगा? समवर्ती सूची। अब जो हमारा संविधान है उसमें कितनी सूचियां हैं? टोटल है 12 सूचियां। ठीक है, और इन सूचियों में से जो 7वीं सूची है, कौन सी है? 7वीं सूची। इसमें जो है शक्तियों का बंटवारा है और वो कैसे है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 प्रकार से बंटवारा किया गया है। ठीक है, इसमें जो केंद्र सूची में केंद्र क्या बनाता है? नियम कानून बनाता है और इसमें अलग विषय होते हैं, केंद्र के विषय होते हैं। और राज्य सूची में राज्य नियम कानून बनाता है, इसमें राज्य के विषय होते हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर के नियम कानून बनाते हैं और इसमें क्या है? अलग विषय रखे गए हैं। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए एसएसटी में ये पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कहीं पेड़ नहीं उग सकते हैं? निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है? ऑप्शन ए है पूछताछ, ऑप्शन बी है स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी है वर्गीकरण, ऑप्शन डी है प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्पष्टीकरण। आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं? तो इसका क्या है? हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कहीं पेड़ नहीं उग सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, 123। ठीक है, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, ऑप्शन सी है पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, उससे क्या है? उनकी जो छात्रों की है वे सब जो संवेदनाएं हैं वो क्या होगी? जागृत होगी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। कहां पर स्थित है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान? कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब आया था? 2005 में। ठीक है,
मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। इकोमार्क संबंधित है, इकोमार्क संबंधित है। ऑप्शन ए है निर्यात वस्तुओं से, ऑप्शन बी है आयात वस्तुओं से, ऑप्शन सी है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, और ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। इको, जैसे कि इको क्या है? शब्द ही, इसी से क्या पता चल रहा है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु से। और इसको किससे दर्शाते हैं? मिट्टी का घड़ा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा। और कैसे बना होगा? ग्रीन कलर से, ठीक है। जो इको मार्क बना होगा वस्तुओं पे जो कि पर्यावरण के लिए क्या है? सुरक्षित है, उस पे क्या होगा? मिट्टी का घड़ा बना होगा और ग्रीन कलर से बना होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे अद्भुत हुई? ठीक है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किस से अद्भुत हुई? ऑप्शन ए है पृथ्वी सम्मेलन रियो दे जेनेरो, ठीक है। ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है G8 शिखर वार्ता, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कहां पे हुआ? जापान में। कहां पे हुआ? जापान में, ठीक है। और जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में, ठीक है, पर्यावरण और सतत विकास के लिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन क्रेडिट दी जाती है, ठीक है, कि आप कार्बन का उत्सर्जन इस सीमा तक, एक लिमिट दी जाती है कि इस सीमा तक कर सकते हो, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है। और ये कब लागू हुआ? 1989 में, ठीक है, 1989 में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, कहां का? ये जापान में, ठीक है, क्योटो में, जापान में हुआ। और कब लागू हुआ? ये हुआ 2005 में लागू हुआ, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए है धान का खेत, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है घास का मैदान, ऑप्शन डी है झील, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है धान का खेत। ये क्या है? आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? इसका ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर को, ठीक है, ऑप्शन बी है 22 जनवरी को, और ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 22 मई को। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 22 मार्च को, ठीक है। और 2026 में इसकी जो थीम है विश्व जल दिवस की, जल और लैंगिक समानता, ठीक है, इसकी क्या है? थीम है, ठीक है, जल और लैंगिक समानता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है।
इसमें पढ़ते इसे आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है टुंड्रा, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी है टेगा और ऑप्शन डी है स्टेपीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? टुंड्रा। ठीक है, अब जो सारे के सारे मरुस्थल है सर एसएसटी में क्लियर करा देंगे। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का? ठीक है, ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसका नाम रखा गया है हेली राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 1936 में, क्योंकि पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो इसे ज्यादातर पूछा गया है। 2021 के पेपर में भी मैंने ये कराया है, उसमें भी ये पूछा गया है। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहां पे है? उत्तराखंड में। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पे है? ये भी उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चूंकि ये राजस्थान के भरतपुर जगह पे है इसीलिए इसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है क्या? देता है, चित्र देता है और उन सभी पशुओं के चित्र देता है बनाने को एक शिक्षक, और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इसका ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सेकंड है अवलोकन का विकास करना, कूट थर्ड है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और कूट फोर्थ है डाटा संग्रह का विकास करना। अब इसमें से कौन कौन सी सही है? ऑप्शन कूट एक भी सही है, सृजनात्मकता का विकास करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, और कूट सेकंड अवलोकन का विकास। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक है, और कूट थर्ड है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्किल का विकास करना। ठीक है, अब कूट फोर्थ है डाटा संग्रह का विकास करना। नहीं, इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी क्या है? करेक्ट आंसर है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 यानी कि 132। ठीक है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यह इंगित करता है, ये इंडिकेटेड
इंडिकेट क्या करेगा इसमें ये, ठीक है। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन बाल विकास केंद्रित है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्या है, बाल केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित है। इसमें क्या है, बच्चों को सीखने का मौका दिया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, क्वेश्चन की ओर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, ठीक है। इसका पहला कूट है कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, जल संरक्षण करना हमने, ठीक है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का उपयोग, ठीक है। थर्ड है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ठीक है। अब इसमें से जो सही है, सही कूट है वो है पहला और तीसरा, जिप्सम, ठीक है, ठीक है, जिप्सम CaSO4 2H2O, ठीक है। ये इसका क्या है, सूत्र है, ठीक है, रासायनिक सूत्र, ठीक है, जिप्सम। और इसका जो प्रयोग किया जाता है जिप्सम का, वो किया जाता है किसका, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा को क्या किया जाएगा, इससे क्षारीय मृदा से क्षारीय मतलब क्षारीय जो क्षारीयता को क्या है, कम किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ए फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट थर्ड यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का प्रयोग खेतों में करा जाता है, ठीक है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए, ठीक है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो पानी पंचायत भारत के कौन से राज्य में हुई? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुई, भारत के जो राज्य महाराष्ट्र है, यहां पे पानी पंचायत प्रारंभ हुई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? बैक्टीरिया, जीवाणु कौन सा जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है? ऑप्शन ए है स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी है डिप्लोकोकस और ऑप्शन सी है डिप्लोकोकस और ऑप्शन डी है कॉलीफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉलीफॉर्म, ठीक है। पानी में उपस्थित ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जल प्रदूषण को क्या करते हैं, सूचक का काम करते हैं, जल प्रदूषण के सूचक का काम ई कोली बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? पोषक चक्र निम्न में से सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है सल्फर चक्र और ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, कार्बन चक्र। सूर्य के प्रकाश से सीधा क्या होता है, संचालित होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है। ऑप्शन बी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ऑप्शन सी जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। ऑप्शन डी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब कौन जैव ईंधन के संबंध में जो सत्य नहीं, वो क्या है? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, अब जैव ईंधन क्या होता है? ठीक है, जैविक पदार्थ, ठीक है, जैसे कि पौधे, ठीक है, और अपशिष्ट, ठीक है, तो उससे क्या है? जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब जैव ईंधन के जो एग्जाम्पल है जैसे बायो एथेनॉल, ठीक है, इसे गन्ना और मक्का से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आजकल एथेनॉल की जो से चलने वाली जो गाड़ियां है बन रही है। ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और फिर बायोडीजल, ठीक है, ये जंट्रोफा और करंज और महुआ के तेलों से बनता है। ठीक है, और फिर है बायोगैस, जो कि गोबर तथा कचरे से, ठीक है, अवशिष्ट कचरा, जैविक कचरे से क्या बनता है? बायोगैस। ठीक है, ये क्या है? जैविक जैव ईंधन के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पहला है सौर शक्ति, दूसरा है लघु जल विद्युत शक्ति, तीसरा ऑप्शन है जैव पुंज शक्ति, और चौथा है अवशिष्ट से अर्जित शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सौर शक्ति। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है जैविक खाद के रूप में प्रयोग? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एजोला का प्रयोग क्या है? जैविक खाद के रूप में होता है। ठीक है, यूरिया ये कैसी है? रासायनिक उर्वरक है। पोटेशियम रासायनिक उर्वरक है। और नीम का प्रयोग खाद के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्लीय वर्षा मैंने कल भी बताया था। ठीक है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, जब पानी के पीएच का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5.6 से कम जब हो जाएगा पीएच मान पानी का, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा में ठीक है, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4, और H2CO3, ठीक है, या फिर कार्बनिक अम्ल की। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। और अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं मुख्यतः? ठीक है, मुख्यतः होते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर से, और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आगरा का ताजमहल है उसका संक्षारण यानी कि कोरोजन, ठीक है, वो किससे हो रहा है? अम्लीय वर्षा से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, या फिर किस्से कहानियां, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे, ठीक है, कौन सा है बच्चों को जोड़ने का, ठीक है, वो है किस्से कहानियां। जब हम कहानियां सुनाएंगे, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, उससे क्या है बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, मतलब शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, एजुकेशनल मोटिव नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा एजुकेशनल मोटिव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन बी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, यानी कि क्रिएटिविटी का, ठीक है। और ऑप्शन सी है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण की संकल्पना समझाना, ठीक है। पुनः चक्रण, ठीक है, रिसाइकल, ठीक है, पुनः प्रयोग, रीयूज, ठीक है, और रिड्यूस, ये क्या है 3R है, ठीक है। अब इसमें से शैक्षिक उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ठीक है, इसका इस कथन के हिसाब से क्या है शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। क्या बनाना है, उपयोगी वस्तु बनाना है रद्दी सामग्री से, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल है, ऑप्शन ए बोलता है, ठीक है। ऑप्शन बी प्रोजेक्टर पर इनके चित्र दिखाएं। ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं। ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखे तथा छात्रों को अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखने को कहें। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल है। लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से फूल को देख पाएंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईबीएस अध्ययन का क्या महत्व है, ठीक है। ऑप्शन ए प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और समक्ष होना, ठीक है। ऑप्शन बी सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना। ऑप्शन सी लिखित एवं प्रायोगिक में A+ प्राप्त करना। और ऑप्शन डी विज्ञान की शिक्षा का भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, ठीक है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से, ठीक है, संबंध स्थापित, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए देश में क्या है, एक समिति का गठन हुआ था। तो कौन सी समिति है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन ए है कस्तूरी रंगन समिति। ऑप्शन बी है सुब्रमण्यन समिति, सुब्रमण्यन समिति। ऑप्शन सी है माधव नायर समिति। ऑप्शन डी है उल्लास कारंत समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या है,
सुब्रमण्यन समिति, ठीक है, देश के जो पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए जो समिति बनी थी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य, कूट, ठीक है, कूट फर्स्ट है मौलिक कर्तव्य, कूट सेकंड है निर्देशक सिद्धांत, और कूट थर्ड है 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य देखो, वन्य जीवन का संरक्षण मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, 51 ए में, ए के जी वा पार्ट जो है उसमें बताया गया है, ठीक है, वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में, ठीक है। और निर्देशक सिद्धांत में 48 ए में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 48 ए में। और 7वीं सूची में क्या है, वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में 7वीं सूची में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। और 7वीं सूची में, ठीक है, कौन सी आती है, 3 शक्तियों का बंटवारा होता है, वो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची या फिर केंद्रीय सूची, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी है। ये जो तीनों कूट है वो क्या है, सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, इसका संरक्षण बताया गया है, ठीक है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न ताप परिरक्षण क्रायो फ्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियों एवं, ठीक है, बीजों एवं परागकणों, जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बर्फ में, कहां परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बर्फ में। ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, सी Cl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शन सी है तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ऑप्शन डी है अमोनिया में। तो इसको कहां रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, और कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है, -196 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है, 148, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती है, एक विशेष क्षेत्र है, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, क्या कहलाती है। पहला है महामारी प्रजाति, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ प्रजाति, तीसरा ऑप्शन है भेद प्रजाति, और चौथा ऑप्शन है स्थानिक प्रजाति। तो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती है तो वो कौन सी है, स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है, वायुमंडल की किस परत में वर्षण यानी कि वर्षा, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली, चमक आती है, होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है शोभ मंडल, और ऑप्शन डी है ओजन मंडल, ठीक है। तो ये कहां पे होती है, शोभ मंडल में, ठीक है, ठीक है। शोभ मंडल में जो पहली परत है वायुमंडल की, ठीक है, शोभ मंडल में क्या होती है, सारी गैसें होती है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ, और ये एवरेज जो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, 12 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। यहां पे क्या है, सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है, ठीक है। और यहीं पे ये जो शोभ परत की सीमा आती है, और इसे क्या कहा, यहां पर सबसे ज्यादा कम तापमान होता है, इतना तापमान कम होता है कि जो, ठीक है,
वाष्प होती है वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, ताकि क्या है, इस परत से बाहर क्या है, जो वायुमंडल की गैस है वो बाहर ना जा पाए और वायुमंडल बना रहे, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी परत आती है, इसके ऊपर आती है समताप मंडल, और जहां क्या है, ओजोन भी पाई जाती है। और ओजोन क्या काम करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि पराबैंगनी किरणों से क्या है, हमारी रक्षा करती है। यानी कि क्या करती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए थ्योरी करा रहे हम अपने एप्लीकेशन में, और जल्दी 20 तारीख से हमारा क्या है, एप्लीकेशन सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन में बैच लॉन्च होगा, ठीक है। उसमें डिटेल में थ्योरी सारी परतों की, ठीक है, थ्योरी जो है डिटेल में कराई जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी का परिणाम हो सकता है। अब जैविक कचरा है, उससे भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी, एक नदी है जिसमें जैविक कचरे से कचरा क्या है, बहुत ज्यादा बह रहा है, ठीक है। इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका ऑप्शन ए पढ़ते हैं, जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या। ऑप्शन बी है, जैव निम्नीकरणीय पोषक तत्वों के कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन। ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत। और ऑप्शन डी है, शैवाल खिलने के कारण नदी का बहुत जल्दी सूख जाना, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत। और ऑप्शन डी क्यों नहीं है, शैवाल तो उगेगे लेकिन नदियां नहीं सूखेगी, भले ही जो कैनाल है या नदी है उसकी क्या है, अगर पहले वो ज्यादा मात्रा जल की लेके जा रही थी तो कम लेके जाएगी, क्योंकि वो क्या, शैवाल स्पेस स्थान घेर लेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत होगी, क्यों, क्योंकि मछलियों के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कल के लेक्चर में मैंने बोला था 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम होने पर, यानी कि घुलित ऑक्सीजन जो जल में है, इससे कम हो जाने पर क्या है, मछलियां मर जाती है। और जब मछलियां ज्यादा संख्या में मर जाएगी तो न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बदबू आएगी सड़ने की, ठीक है। और लगभग सारी मछलियां फिर क्या है, मर जाएगी, अगर बहुत ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट आंसर है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए, और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू बने रहेंगे और अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे लेके जाओगे। थैंक यू।